दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं तरंग एवं उसके भेद के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। लास्ट वाले टॉपिक में भी दोस्तों कुछ सवाल हम लोगों ने तरंग से संबंधित हल किए थे, लेकिन आज इस तरंग से संबंधित और भी सवालों को हल करेंगे। हूबहू जैसे परीक्षा में सवाल आता है ना, उसी तरह के सवाल दोस्तों आज आपको मैं अपनी क्लास में देने वाला हूं। आज हमारा फिजिक्स में जो है टोटल अगर देखा जाए तो 479 नंबर का लेक्चर है। केवल फिजिक्स की बात करेंगे तो आज हमारा 24 नंबर का लेक्चर है, 24वां लेक्चर है। ठीक है, 456 नंबर से ये क्लास पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था और धीरे धीरे दोस्तों अभी फिजिक्स अपने अंतिम कगार पे चल रहा है। मुझे लगता है 10-15 लेक्चर और होंगे तो इस फिजिक्स जो विषय है ये हमारा डिटेल में जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास देखते हैं तो स्पेशली 14,370 सवाल भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स बना के रखे हैं। आप यदि चाहते हैं अच्छी तैयारी हो, आपकी बढ़िया पकड़ हो सके, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें, तो आप एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए यदि आपको भरोसा हो नितिन सर पर तो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कोर्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे कोर्स मैंने खुद बना रखे हैं। बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत क्वालिटी के साथ दोस्तों काम किया जाता है और तब जाके कोर्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो आइए आपके लिए डेमो क्लास भी अवेलेबल है। डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। चीज़ें समझ में आएगी तब तो सब कुछ बेस्ट है, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग गति करती है। ठीक है, मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि देखिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बहुत आसान भाषा मैंने दो बातें आपको समझाया था कि इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। परीक्षा में बहुत कन्फ्यूजन बनता है, लेकिन आपको तनिक भी कन्फ्यूज नहीं होना है और समझना है। अनुप्रस्थ तरंगें ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, सीधी रेखा में गमन। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती हैं। यदि इनके रास्ते में कोई चीज आ जाएगा तो उससे टकराकर ये फिर आगे नहीं जा पाती हैं, जैसे प्रकाश। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश। उसी तरह से दोस्तों जो दूसरा दे रहा है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, ये चारों दिशा में गमन करती हैं। ठीक है, चारों दिशा में गमन करती हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख लें तो आप कह सकते हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे। ठीक है, अगर रास्ते में कोई अवरोध भी पड़ जाए तो उस अवरोध को क्रॉस करके वो आगे निकल जाती हैं। ये दो कॉमन सी बातें थी, इसको समझिएगा। अब जो सवाल पूछा है उसका उत्तर किस प्रकार से देना ये समझिए। सवाल करा कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है यह गति करती है, लेकिन ये किस प्रकार की गति करती है। तो याद रखिएगा, कभी ऐसा सवाल दे तो आपके ऑप्शन में पता है क्या लिखा मिलेगा, आपके ऑप्शन मिलेगा संचरण की गति की दिशा में। जिस दिशा में संचरण हो रहा होगा, कण का तरंग का संचरण जिस दिशा में हो रहा होगा, ये उसी तरफ गति करेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा तरंग के संचरण की दिशा में, तरंग के संचरण की दिशा में क्या करती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे गति करती हैं। ये तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। सभी माध्यम कहने से क्या अर्थ निकला दोस्तों, यानी इस तरंग को ठोस माध्यम में भी पैदा हो सकती हैं, यह तरंग दोस्तों द्रव माध्यम में भी पैदा हो सकती हैं, और यह तरंग दोस्तों गैस माध्यम में भी पैदा हो सकती है। तभी तो यहाँ कह रहा है कि सभी माध्यम में, ठोस द्रव गैस। तो कौन सी तरंग है जो इन सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, वो यही तरंग है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग ही कैसी तरंग है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग। इसको सभी अनुदैर्ध्य तरंग जो है इसको सभी माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। ये बड़ा प्यारा सा सवाल, इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, एकदम कंफ्यूजन में मत रहिए, सीधा सीधा जो बता रहा हूं एकदम अच्छे से आप चीजों को पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे किस रूप में संचालित होती हैं। संचालित होती है, अरे पीछे तो आपने पढ़ा कि तरंग के संचरण की दिशा में संचालित होती हैं, यही पढ़ा ना। तो वही सवाल फिर से दे रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग यह किस रूप में संचालित होती है। अब इस बार थोड़ा सा अलग कर लीजिए। ठीक है, इसका जो रूप होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न। संपीड़न का कभी कभी इंग्लिश दोस्तों आपसे दे देता है, तो याद रखिएगा कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं,
कंप्रेशन, संपीड़न को ही क्या कहते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, ये इस तरह का दोस्तों होता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है संपीड़न होता है, जो गर्त दिख रहा है इसको विरलन कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं विरलन। ठीक है, विरल मत कहिएगा, विरलन, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, RAREFACTION। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे तो कभी इस तरह का भी सवाल दे सकता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हें आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, संपीड़न और विरलन ये दोनों को आप जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, संपीड़न विरलन से एक सवाल और बनता है परीक्षा में, जरा सुनिएगा। कह रहा है कि संपीड़न व विरलन वाले स्थान पर माध्यम के दाब और घनत्व का मान क्या होता है। तो जो अभी मैंने पीछे बताया कि संपीड़न ये उच्च होता है। ठीक है, तो याद रखेगा जहां संपीड़न होगा, संपीड़न कहां पर होगा दोस्तों, जो उच्च वाला हिस्सा होगा, यही ना। और विरलन कहां होगा दोस्तों, जो नीचे गर्त वाला हिस्सा होगा। जो क्या होगा दोस्तों, जो गर्त वाला हिस्सा होगा। बस इतनी सी तो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप अपने ध्यान में रखेंगे इस बात को। आगे बढ़िए, कह रहा रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे, इनमें से कौन सा यांत्रिक तरंग का दोस्तों उदाहरण है। यांत्रिक तरंग का उदाहरण कौन सा दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं इन्हें यांत्रिक तरंग का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे हैं, इन्हीं को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है। हमने क्या पढ़ा था, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इसमें से ये जो ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लीजिए आपसे परीक्षा में ऐसे पूछता कि इसमें से कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, तो क्या बताते, तो भी ध्वनि तरंग उत्तर होता, लेकिन अनुप्रस्थ पूछता तो नहीं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, इसे आप याद रखेंगे। मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, ये रेडियो तरंग, यक्स तरंग और प्रकाश तरंग जो दे दिया है, हम सर इसे क्या माने। ठीक है, तो ये जो बाकी की तीन तरंगे हैं इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, इनको आप रखिए विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, क्या क्या याद रखेगा, ये जो रेडियो तरंगे हैं, ये जो एक्स तरंगे हैं और ये जो प्रकाश तरंगे हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे, ये तीनों को दोस्तों कहां रखा जाएगा, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, ये यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, ठीक ढंग से समझ में आ रहा है ना, आएगा, सब समझ में आएगा। देखिए, कठिन तो है फिजिक्स, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि समझा ना जा सके। आप क्लास में बने रहेंगे तो चीजें जो है अपने आप आपको समझ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, बस बने रहिए क्लास में। देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आप पढ़ते होंगे कि भूकंपी तरंगों के बारे में, तो आप पढ़ते हैं तीन तरह की भूकंपी तरंगे होती हैं। एक पी होता है जिसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं, एक एस होता है जिसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, एक एल होता है जिसे लव वेव्स कहते हैं। ठीक है, लव, ठीक है, हाँ, LOVE, लव, आप सही सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला सवाल ये यस तरंगों के बारे में कह रहा है कि बताइए जो भूकंप की यस तरंगे होती हैं ये किस प्रकार के तरंग का एग्जाम्पल है, ये अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल है या अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है। तो याद रखेगा, जो यस तरंग है यह दिखता तो अनुदैर्ध्य जैसा है लेकिन ऐसा नहीं, सॉरी, यह दिखता तो ऐसे यस बना अनुदैर्ध्य जैसा, लेकिन यह अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है क्योंकि सीधा चलता है। ठीक है, तो याद रखेगा। और यह भी किसकी खासियत है कि केवल ठोस में चलता है। ठीक है, केवल ठोस में गमन, केवल ठोस में गमन। जहां कहीं द्रव होता है, गैस होता है, वहां ये तरंगे अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और यह किसका एग्जाम्पल दोस्तों, तो याद रखेगा यह अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, इसे आप याद रखेंगे। भूकंपी तरंग में जो यस है यह किसका एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ का। वहीं पे जो पी होता है वो अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल होता है, और पी दोस्तों सभी माध्यम में चलता है। ठीक है, तो याद रखेगा जो पी है दोस्तों ये सभी माध्यम में गमन करता है। ठीक है, सभी माध्यम में गमन करता है, मतलब यह तरंग ठोस में भी चल लेता है, यह द्रव में भी चल लेता है और लगे हाथ गैस में भी चल लेता है। ठीक है, तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं
अनुदैर्ध्य तरंग की, ठीक है। तो भूकंपी में जो पी तरंगे होती हैं इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, ये तीनों में संचरण करती हैं और ये अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल होती हैं, इन्हें भी आप समझ के रखिए, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है कि मध्यमान स्थिति के एक ओर जो मैक्सिमम जो है विस्थापन होता, अधिकतम विस्थापन होता, विस्थापन किसे कहते हैं? देखिए कोई चीज यहां से उठकर यहां आ जाए तो ये जो दूरी मतलब इसमें जो परिवर्तन हुआ, उसके स्थान में जो परिवर्तन हुआ, ये विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए पेन को हमने यहां से उठा के यहां रख दिया, विस्थापित हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पेन को हमने यहां रखा, वापस से यहां रख दिया, अब विस्थापन कितना हुआ? शून्य। क्यों? देखिए ये कलम ने गति तो किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, लेकिन वापस उसी स्थान पर आ जाने की वजह से विस्थापन शून्य हो गया। तो थोड़ा सा बात को समझेंगे, दूरी तय करना मायने नहीं है, दूरी तय करके पहले स्थान से दूर जाना पड़ेगा, तब जो विस्थापन में परिवर्तन होगा। अगर उसी स्थान पे आ गया तो विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने भाषा में समझा रहा हूं, किताब उठाओगे पता नहीं क्या क्या लिखा रहेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, वहां बड़ा टेक्निकल चीज है। मैं आपको अपने भाषा में समझा रहा हूं जैसे मैंने खुद समझ रखा है, ठीक है। यहां पूछ रहा है कि मध्यमान स्थिति के एक ओर का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसी को आयाम कहा जाता है। जो अधिकतम विस्थापन होता है एक तरफ का, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं आयाम। कभी कभी इंग्लिश में देता आयाम को, आयाम क्या कहते हैं? इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा इंग्लिश मेरी सही नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो नाराज ना होइएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड कहते हैं दोस्तों किसे? आयाम को कहते हैं। और आयाम है क्या? मध्यमान स्थिति के एक और मैक्सिमम विस्थापन को ही क्या कहते हैं? आयाम कहा जाता है। आगे बढ़िए, करा एक कंपन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? एक कंपन पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति। क्या कहते हैं? नहीं, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये समय की बात कर रहा है, काल, टाइम, आवर्तकाल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे आवर्तकाल कहा जाता है, ठीक है। एक कंपन, किसी कण को एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इंग्लिश में आवर्तकाल को क्या कहते हैं जी? इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बारंबारता को दर्शाती है। जैसे यहां देखिए दे रहा है कि प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या दोस्तों क्या कहलाती है? अब आप कहिए दोस्तों कि पूर्ण कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, पूर्ण कंपनों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि दो क्रमागत कणों के बीच, दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी अर्थात दो श्रृंगों या गर्तों। श्रृंग किसे कहते हैं? देखिए ऐसे होता है, अब ये जो ऊपर का हिस्सा है यही श्रृंग है और ये जो नीचे का हिस्सा है यही क्या है दोस्तों? गर्त है, ठीक है। तो कह रहा है दो श्रृंगों या दो गर्तों या दो संपीड़न या दो विरलन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये श्रृंग और गर्त जो शब्द है दोस्तों, ये प्रयोग कहां किए जाते हैं? ये अनुप्रस्थ में प्रयोग किया जाता है। कहां पर? जब हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो संपीड़न है इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जब अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? जब अनुदैर्ध्य की। संपीड़न और विरलन इन दोनों का यूज हम कहां करते हैं? जब हम अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं, ठीक। ये सब समझिए। अब सुनिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत कणों की बीच की दूरी जो होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? चाहे वो अनुप्रस्थ तरंगों के बीच हो चाहे वो अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच हो, उनके बीच की दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इंग्लिश में तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल, अगला दे रहा है एकांक समय या एकाकी समय में जो तय की गई दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? कौन तय कर रहा दूरी? ये तरंगों के माध्यम से कण जो दूरी तय करते हैं ये उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि तरंग की बात हो रही है और दूरी की बात हो रही है तो याद रखेगा इसी को कहते हैं तरंग चाल। क्या कहते हैं? वेव स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव माने हो जाएगा तरंग और स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, ठीक है। जिसे वेव स्पीड कहा जाता है, तरंग चाल कहा जाता है, ठीक है।
किसे कहा जाता है? एकांक समय में चली गई दूरी को दोस्तों यह नाम दिया जाता है। आगे बढ़िए, एक लाइन में आपसे पूछना चाह रहा है कि सूक्ष्म तरंग के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए इस बार सवाल को मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। मैं कुछ लाइन देता और बताता कि यही सूक्ष्म तरंग है, मैंने कहा कुछ अलग से पूछते हैं सवाल। आप सूक्ष्म तरंग के बारे में, सूक्ष्म तरंग को इंग्लिश में माइक्रोवेव्स बोलते हैं। नाम से ही पता होगा सूक्ष्म का मतलब क्या है दोस्तों? सूक्ष्म मतलब होता है माइक्रो, और तरंग का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? वेव्स। तो माइक्रोवेव्स के बारे में कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? तो मैं कहता हूं कम से कम 2-3 पॉइंट दोस्तों आप याद रखें। पहला पॉइंट जो मैंने पीछे ही पढ़ाया था कि ये जो तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। यह कैसी तरंगे होती हैं दोस्तों? यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत इन सूक्ष्म तरंगों की गिनती की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ठीक है। यह निर्वात में भी गमन करती हैं, ठीक है। यानी वायुमंडल जहां नहीं होगा वहां भी ये तरंगे, जैसे ध्वनि की बात कर लें, कभी कभी सवाल आता है कि चंद्रमा पे विस्फोट होगा तो पृथ्वी पे सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में तो निर्वात है, कोई माध्यम तो है नहीं। इस वजह से वहां चाहे विस्फोट हो जाए चाहे जो हो जाए, पृथ्वी पे सुनाई देने वाला नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? अब इसी तरीके से बात समझिएगा। लेकिन ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये निर्वात में भी गमन करती हैं। जो सूक्ष्म तरंगे हैं जो इन्हें माइक्रोवेव्स कहते हैं, ये निर्वात में भी गमन करती हैं। एक सवाल और बड़ा टेक्निकल पूछता है, इनके तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछता है, ठीक है। इनके वेवलेंथ के बारे में पूछता है कि इन तरंगों का वेवलेंथ कितना होता है, इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य दोस्तों कितना होता है। एक ऐसा सवाल आ जाता है तो बताइएगा कि 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर के बीच में कितना होता है? 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर के मध्य, ठीक है, 1 मीटर के मध्य दोस्तों ये सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, ये वाला बड़ा टेक्निकल सवाल है, ये पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कॉस्मिक किरण। कॉस्मिक किरण, ये जिसे हम कॉस्मिक रेज कहते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कॉस्मिक रेज भी आप सोचेंगे कि कॉस्मिक लग गया तो सोचेंगे कि यह भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग, नहीं, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ना ही यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे सर विद्युत चुंबकीय नहीं होगा तो यांत्रिक तो पक्का होगा। क्या यह यांत्रिक तरंग है? नहीं, यह किसी प्रकार का यांत्रिक तरंग भी नहीं है। मतलब अब तक जो पढ़ा था उसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। यांत्रिक नहीं है तो अनुप्रस्थ भी नहीं होगा, अनुदैर्ध्य भी नहीं होगा, और विद्युत चुंबकीय भी नहीं है। सवाल आता है कि अगर ये दोनों नहीं है तो कॉस्मिक किरण है क्या? कॉस्मिक किरण दोस्तों एक तरह का कणीय विकिरण होता है। क्या होता है? एक तरह का, इसे हम कणीय विकिरण कहते हैं। कॉस्मिक किरण को हम कणीय विकिरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे पार्टिक रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिक रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टिक रेडिएशन बोलते हैं, या पार्टिकल रेडिएशन बोलते हैं दोस्तों, कणीय विकिरण बोलते हैं, ठीक है। हाँ, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है सर कणीय विकिरण माने क्या होता है? आवेशित, इसके कण हमेशा आवेशित होते हैं, तो आवेशित कण आप बोल सकते हैं। इसी को अपने भाषा में आप क्या लिख सकते हैं? अपने भाषा में लिख लीजिए आवेशित कण होते हैं, ठीक है। आवेशित कण होते हैं दोस्तों। ये मैं कॉस्मिक रेज के बारे में बता रहा हूं, कॉस्मिक किरणों के बारे में बता रहा हूं। ये आवेशित होते हैं, आप इसे विद्युत आवेशित भी बोल सकते हैं। आवेशित है तो विद्युत आवेशित तो बोल ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन विद्युत चुंबकीय नहीं कहना। देखिए दोनों में अंतर है। विद्युत आवेशित अलग होता है और विद्युत चुंबकीय अलग हो जाएगा। चुंबकीय में मैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, क्वालिटी पाए जाते हैं, और इसमें जो होता है दोस्तों ये आवेशित वाले में, इसमें तो आप जानते हैं प्लस माइनस का खेल हो जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती हैं ये वायुमंडल की किस सतह से दोस्तों परावर्तित हो जाती हैं? तो यह परावर्तित होती आयन मंडल से। किससे परावर्तित होती है दोस्तों? आयन मंडल से। आयन मंडल को ही हम क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल का ही एक दूसरा नाम इंग्लिश में क्या है? आयनोस्फीयर है। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं, नाम दीर्घ है लेकिन ये संचरित कैसे होती मैं आपको बता दूं, ठीक है।
कभी परीक्षा में इनके संचरित होने के बारे में पूछ दे तो बताइएगा यह लघु और मध्यम तरंग के रूप में दोस्तों संचरित होती हैं। नाम दीर्घ जरूर है, दीर्घ इसलिए दे दिया गया कि रेडियो वेव्स का एक टाइप है और बहुत दूर तक ये सिग्नल भेजता है, ठीक है, इस वजह से इसके नाम में आया। लेकिन संचरित वाला गुण पूछे तो लघु और मध्यम बताएंगे। यदि संचरित का गुण पूछे तो क्या बताएंगे कि विशेषता लघु और मध्यम जो है रूप में संचरित होती हैं। ये बात भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। देखिए अभी तक मैंने कुल 6 विषय आपको विधिवत पढ़ा दिया बहुत बढ़िया से। ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को मैंने कई बार डिटेल में भी पढ़ा दिया, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में जैसे आज ये विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पढ़ा दिया। पूरा भारत का संविधान, पॉलिटी, राजव्यवस्था जिसे आप कहते हैं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये 5 विषय पढ़ करके अब हम लोग 6 विषय पढ़ करके अब हम लोग अपने 7वें विषय के रूप में हम लोग फिजिक्स को पढ़ना शुरू किए। ठीक है, फिजिक्स हमारा ये 7वां विषय है और फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हुई है 456 नंबर से और हम पहुंच गए 479 नंबर पे। ठीक है, अब 80 आने वाला है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे देखते चलिए। आज हमारा 24 नंबर का लेक्चर है और धीरे धीरे दोस्तों 25 पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो 24 नंबर का लेक्चर है। आपने पीछे के वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। बाकी तो मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ज्यादा नहीं, एक दिन में 30 सवाल पढ़ाता हूँ। 30 सवाल पढ़ते पढ़ते आज अपनी क्लास में हम लोग 14,370 सवाल कवर करने वाले हैं। जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ा होगा उस बच्चे को अब सोच रहा होगा कि सर कैसे पढ़ेंगे 14,000 सवाल। अरे तो 14,000 सवाल पढ़ने में मुझे पढ़ाने में टाइम लगा तो आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो निकालिए समय और पढ़ना शुरू कीजिए। ये सीरीज बहुत अच्छी आपके लिए, ये जान लीजिए। बेतार के तार का ये सवाल जब मेरे सामने मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भैया इस सवाल का उत्तर मुझे नहीं आता। हाँ, ऐसा लिखा ही था, कर मुझे लगा कुछ टाइपिंग एरर होगा। लिखा बेतार के तार का संपर्क। फिर मैंने इसको क्वेश्चन को कॉपी किया, कॉपी करके गूगल किया तो पता है क्या निकला? गूगल किया तो मतलब निकला बेतार के तार का संपर्क, इसका मतलब होता है वायरलेस। क्या मतलब होता है? वायरलेस। क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है वायरलेस। अरे बाप रे, बेतार के तार यानी जहां तार का प्रयोग ना हो उसी को तो वायरलेस कहते हैं। बताइए, उसी को वायरलेस कहते हैं। अब समझ में आ गया। वायरलेस कह रहा है ये किस वायुमंडलीय परत द्वारा परावर्तित होता? अभी तो पीछे पढ़ा हूं। ठीक है, ये कहां से परावर्तित होता है? तो आयन मंडल से। आयन मंडल को हम क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब यही सब पूछना रह गया, लेकिन अब देखिए ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसको समझिएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला दे रहा कॉस्मिक किरणें होती हैं, बताया तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं दोस्तों? यह ऐसे लिखिए, यह विद्युत आवेशित किरणें होती हैं। ठीक है, विद्युत आवेशित किरणें होती हैं। क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें विद्युत आवेशित किरणें होती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे परीक्षा में नहीं वाला खूब देगा। कह रहा 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी जो होती दोस्तों, उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त, यह अनुप्रस्थ में होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए आपको मैं समझा दूं, चाहे श्रृंग प्लस गर्त की बात कर ले, चाहे श्रृंग प्लस गर्त की बात कर ले, या संपीड़न प्लस विरलन की बात कर दे। ठीक है, विरलन। ठीक है, इन दोनों ही केस में दोस्तों उत्तर तो सेम रहता है। क्या रहता है? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, जो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, यही तो था, कुछ बदल नहीं जाएगा। परीक्षा में यही सवाल को घुमा फिरा के एग्जामिनर आपके सामने देगा, कोई नया सवाल बनने वाला नहीं है। जो है ऐसा ही है, बस इसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा ध्वनि तरंग से संबंधित सत्य कथन बताइए। देखिए ध्वनि तरंग से संबंधित सत्य कथन पहला यह है कि यह अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, यह किसका एग्जाम्पल? अनुदैर्ध्य, या फिर इसे आप यांत्रिक तरंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग जो होता है इसे आप यांत्रिक, और संचरण हेतु, संचरण के लिए, ठीक है, संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती, बिना माध्यम के यह ध्वनि तरंगे संचरित नहीं होती हैं। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। इसी कारण जब ध्वनि तरंगे ठोस से गैस वगैरह में आती हैं तो थोड़ा क्या हो जाती हैं, वो
कम हो जाता है उनका प्रभाव। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो 2-3 बातें इनके संदर्भ में है, आप देख लीजिए आपसे एग्जाम में क्या देता है। कह रहा ध्वनि की चाल का सही क्रम है, तो ध्वनि सबसे ज्यादा ध्वनि दोस्तों ठोस में, ठोस के बाद दोस्तों द्रव में, द्रव में करेंगे, फिर गैस में करेंगे। बताइए क्या यह सही है? क्या ठोस द्रव गैस सही है? नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल दोस्तों ये आपके लिए रहेगा, यह आपके लिए रहेगा प्रश्न। ठीक है, आपके लिए प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर दोस्तों आप दीजिए। ठीक है, आपके लिए प्रश्न रहेगा, या आप इसका उत्तर दीजिए। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम कहां होता है। ठीक है, मैक्सिमम दोस्तों यह होता है ठोस में। ठीक है, इसकी सबसे तेज गति ठोस में होती है। आपको न्यूनतम भी बताना है। ठीक है, एक सवाल और आपके लिए रहेगा। देखिए कुछ बच्चों ने मुझे हिदायत दिया कि सर आप ना सवाल पूछा करिए, जब आप सवाल पूछेंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा। मुझे भी लगा ये बात सही है। ठीक है, कभी कभार एक आध सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको वो ध्यान से पहले समझिएगा और इसका उत्तर ढूंढ के बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। देखिए ये अयांत्रिक है। ठीक है, क्योंकि यांत्रिक तरंगों के 2 भेद होते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, और ये अयांत्रिक तरंगे जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे में हमेशा क्या अब एक लाइन में मैं आपसे पूछूं, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत है? तो आप कहेंगे नहीं, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, अरे भाई जैसे माइक्रोवेव्स वगैरह था जो सूक्ष्म तरंगे, कहां माध्यम की जरूरत थी? ठीक है, उसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं। यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत होती है, अयांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में एक लाइन की बात है। ठीक है, और एक पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्या दोस्तों, ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। ठीक है, निर्वात में गमन ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब माध्यम की जरूरत नहीं है तो आराम से निर्वात में ये तरंगे जो है संचरण करती हैं। ठीक है, और बस ये 2 जरूरी चीजें, इनको आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा परा उच्च आवृत्ति, इसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा। एच फॉर क्या हो जाता है? हाई, अल्ट्रा हाई, और एफ माने हो जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF। परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं। ये जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो तरंग है दोस्तों, ये कैसी चलती है? ठीक है, तो ये चलती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ठीक है, इसे स्पेस वेव्स कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष तरंग के रूप में चलती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्पेस वेव्स। क्या बोलते हैं? स्पेस वेव्स बोलते हैं। कभी कभी एक नाम आपको एग्जाम्पल में और भी मिल सकता है, ये ना दे करके अगर कभी दे दिया दृष्टि रेखा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। तो या तो स्पेस वेव्स ऑप्शन में देगा या लाइन ऑफ साइट देगा, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कब? जब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दे दे तब, जब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दे दे तब, नहीं तो नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ जाइए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो याद रखिएगा इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कहानी तो तब फंस गई क्योंकि आपको तो प्रकाश का वेग भी नहीं पता है कि प्रकाश की चाल किस स्पीड चलती है। तो कोई बात नहीं, चलिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही ना? तो याद रखिएगा दोस्तों 10 की घाते 8, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। ठीक है, और इसे आप याद रखेंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है यह भी प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए अगला सवाल। करा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है? देखिए एक तो अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप कहेंगे क्रिस्टल से बना क्रिस्टलोग्राफी। क्या बना है? क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक चीज और, कभी कभी सवाल अलग तरीके से दे देगा तो उसमें देता है एक्स रेज के बारे में।
तो याद रखेगा एक्स रेज के विवर्तन द्वारा दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, विवर्तन द्वारा भी इसका अध्ययन किया जाता है। ये एक अलग ऑप्शन में आप याद रखेगा। भाई सवाल पूछने का अलग अलग तरीका है, तो आप देखिएगा कहीं ऑप्शन में अगर क्रिस्टलोग्राफी ना दे तो एक्सरेज के विवर्तन वगैरह का ऑप्शन दिया होगा, उसे आप देख लीजिएगा, वो भी सही हो सकता है, ठीक है। राडार प्रणाली में प्रयुक्त तरंगे होती हैं। ये जो राडार होता है दोस्तों, इसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यांत्रिक या अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये एक तरह के रेडियो वेव्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये एक तरह के रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे होती हैं। इन्हें दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, राडार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? राडार का फुल फॉर्म भी इसीलिए होता है दोस्तों, रेडियो, आर फॉर रेडियो हो जाता है। देखिए राडार में स्पेलिंग होता है RADAR, ठीक है। तो रेडियो, ए फॉर हो जाता है एंड, रेडियो एंड, ठीक है, डी फॉर हो जाता है डिटेक्शन, ठीक है, रेडियो एंड डिटेक्शन। अब उसके बाद दोस्तों आप करेंगे, क्या करेंगे, फिर दोबारा से एंड करेंगे, ठीक है, रेडियो यहां एंड नहीं रहेगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, क्या बोलते हैं? रेंजिंग बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कई लोग दोस्तों आर का मतलब गलत निकाल लेते हैं, रेंजिंग आप याद रखेगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि रात्रि दृष्टि के उपकरण में, रात में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उसमें किन तरंगों का यूज किया जाता है? चमगादड़ दोस्तों उसके पास कौन सी तरंग होती है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग करता है, ठीक है। रात के लिए हमेशा किस तरंग का यूज किया जाता है? अवरक्त तरंगों का यूज किया जाता है। अवरक्त तरंगों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। जो टीवी का रिमोट वगैरह होता है ना, ठीक है, उसमें भी दोस्तों क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स ही होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, क्या पता उससे भी संबंधित सवाल आ जाए। कह रहा है दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? टीवी वगैरह में, वायरलेस वगैरह में, यहां पर दोस्तों कौन सी तरंग का यूज किया जाता है? तो याद रखेगा माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, सूक्ष्म तरंग का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज होता है दोस्तों? सूक्ष्म तरंग का यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोवेव्स कहते हैं। इसे भी आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा आंतों के रोगों के लिए, ठीक है, आंतों के नहीं मजा आ रहा, आंत के लिखे, आंत के रोग के निदान में किसका उपयोग किया जाता है? अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा सर एंडोस्कोपी किया जाता है। अरे हम कोई टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर कौन सा टेस्ट करता है, अरे किस तरह के तरंग का यूज करते हैं। तो याद रखेगा ऑप्शन में अल्फा बीटा गामा बहुत कुछ देगा, लेकिन आप क्या बताएंगे? आप एक्स रेज बताइएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, एक्स रेज का यूज किया जाता है? हाँ, आंत के रोगों की जांच के लिए एंडोस्कोपी तो होता है, लेकिन जो रेज होता है दोस्तों एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। या एक ऑप्शन और लिखेगा फ्लोरोस्कोपी, अभी नया नया आया है, ठीक है। तो फ्लोरोस्कोपी का संबंध भी दोस्तों इसी से है। ये तीनों में से कुछ भी ऑप्शन दिखेगा आप टिक कर दीजिएगा, एग्जाम में सही हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि तीनों ही सही उत्तर हैं। अलग अलग तरीके से पूछेगा, कभी एक साथ तीनों नहीं देगा, तीनों देगा तो उपरोक्त सभी सही है ऐसा कुछ लिख करके देगा, ठीक है। तो उसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल करा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। एक इसका नया वर्जन आया है सीएटी स्कैन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीएटी स्कैन। अब सीएटी स्कैन का मतलब क्या हो जाता है? सी माने तो कंप्यूटराइज्ड हो जाता है, ए माने एक्सियल हो जाता है, टी माने टोमोग्राफी हो जाता है। इसमें किस रेज का इस्तेमाल किया जाता है? किस तरह की किरण का यूज किया जाता है? तो इसमें भी दोस्तों एक्स रेज का ही यूज किया जाता है, ये आप ध्यान देंगे। सीटी स्कैन में भी एक्स रेज का ही यूज किया जाता है। टीवी की रिमोट में आपको पीछे मैंने बता दिया था अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टीवी रिमोट में भी दोस्तों किसका यूज करते हैं? अवरक्त किरणों का यूज होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसे हमने इंफ्रारेड बताया था। क्या बताया था? जिसे हमने इंफ्रारेड बताया था, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, यह भी अच्छा सा सवाल हो जाएगा। जबकि टीवी वाला पूछे तो माइक्रोवेव्स बताएगा, जिसे आप सूक्ष्म तरंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। और आज का सेशन भी यहीं समाप्त होता है। देखिए बहुत शिद्दत के साथ बहुत प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ कर चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम, ये आपको नुकसान नहीं करेगा।
ये आपको फ़ायदा ही करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस सीरीज पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी पाएगी। बाकी हमारे पास तो बहुत सारे बैच हैं, यदि आप तैयारी करना चाहें हमारे साथ मिलजुल कर तो आप आइए, आपका स्वागत है और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही सेशन समाप्त होता है। और बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान थे, तो पीडीएफ दोस्तों आप जाके परचेज भी कर सकते हैं वैदिकी.com, ठीक है, वैदिकी.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है अलग से, इसी नाम से एप्लीकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सारा पीडीएफ अपडेट है। मेरे पास क्या है कि यहाँ पेड कोर्सेज चलते हैं, तो सारा पेड वाला काम ही है, ठीक है, फ्री वाली चीज़ें नहीं हैं। फ्री वाली चीज़ें आपको मुफ्त में भी दी गई हैं, वैदिकी पे चले जाइए, वहाँ से फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए। किसी वजह से अगर कॉल नहीं उठता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दीजिए कि सर हमें ये समस्या, आप हमसे बात कर लीजिए, ठीक है। हमारी टीम खुद ही आपसे बात करेगी, जैसे फ्री होगी। कभी कभी काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो टीम दूसरे कामों में लग जाती है, इस वजह से हो सकता है कि फ़ोन ना पिक हो पाए, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप मैसेज दीजिए, समाधान आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।